हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स में आप सभी का स्वागत है। फिर से हम आगे देख लेते हैं। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें देख ली हुई हैं, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस अथॉरिटी को क्या काम करना है, प्लस कौन कौन सी डिफिनेशंस है, ये सारी चीज़ें हम अभी तक पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, और इसके बाद देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। और काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और क्योंकि आप जानते हो कि ये जो पीडीएफ है ये आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा पेजेस है इसमें, बहुत सारे लोग पेजेस को देख के घबरा जा रहे हैं, पर घबराना नहीं है। एक एक करके हम सारी चीज़ें इसमें डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या हम छोड़ सकते हैं और क्या हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ये सब कुछ मैं आपको लाइन बाय लाइन बताते हुए चलूँगी। पीडीएफ टेलीग्राम में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करो और डाउनलोड करने के बाद इसको आप खुद से घर पे पढ़ाई करो। जो लोग भी हिंदी वाले हैं उनको मैं बता दूं, ये इस पीडीएफ में हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। ठीक है, मैं तो कहूँगी कि आप सारा इंग्लिश में ही पढ़ो, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो आप पढ़ोगे वो हिंदी में कम मिलेंगे। ठीक है, हिंदी में बहुत मुश्किल है मिलना, तो आप इंग्लिश में ही पढ़ो सारी चीज़ें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो फिर हम शुरू करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या काम है उनका। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड शैल कोऑर्डिनेट विथ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड द पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी विथ particular reference to implementation and review of standards and guidelines and compilation of monitoring data। अब इनका क्या क्या काम हो गया। पहले काम तो हो गया इनका कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जो पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी होती है उससे कोऑर्डिनेट करना, मतलब उनसे बातचीत करना, पता करना कि काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं, जो रूल्स बनाए गए हैं उनकी गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं या नहीं, या मॉनिटरिंग किया जा रहा है कि नहीं। अगर जो मॉनिटरिंग डाटा तैयार किया जा रहा है वो उनके पास जा रहा है या नहीं, ये सारा काम देखने का होता है सीपीसीबी का। सीपीसीबी शैल पब्लिश रिक्वेसाइड गाइडलाइंस फॉर प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए, मतलब उसका प्रोसेसिंग कैसे होगा, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कलेक्शन कहाँ से होगा, किस तरह से होगा, तो उसके लिए जो भी गाइडलाइंस तैयार करनी है वो सब काम किसका होता है, सीपीसीबी का। ठीक है, तो हो सकता है एग्जाम में ये पूछ दे कि सीपीसीबी क्या काम करता है, तो इसका पहला काम तो यही हो गया कि ये गाइडलाइंस तैयार करता है फॉर प्रोसेसिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। चलो आगे देख लेते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड शैल रिव्यू द यूज ऑफ एनी न्यू टेक्नोलॉजी फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, सबसे पहला काम होता है इसका रिव्यू करना, क्या, टेक्नोलॉजी फॉर प्रोसेसिंग। जो नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी प्रोसेसिंग के लिए, रिसाइकलिंग के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, उसको ये सबसे पहले देखते हैं। और ये देखते हैं कि जो प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड है उसमें ये फिट बैठ रहा है कि नहीं ये टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये काम भी इन्हीं का होता है। कोई भी म्युनिसिपल अथॉरिटी अगर किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है तो उसको रिव्यू करना, उसको ऑथोराइज करना सीपीसीबी का काम है। आगे देख लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। स्टेट लेवल अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट शैल प्रिपेयर ए म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। अब देख लो यहाँ पे, बस पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि हमें बस कीवर्ड्स पे ध्यान देने हैं, और यहाँ भी आपको कीवर्ड्स याद रखोगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी में क्या चीज़ें होंगी, तो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ये क्या करता है, तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए स्ट्रैटेजी तैयार करता है कि इस एरिया में अगर 5 टन डेली म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है तो उसे हम कैसे उसका प्रोसेसिंग करेंगे, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, रिसाइकलिंग कैसे होगा, रीयूज कैसे करेंगे, और फिर उसका डिस्पोजल कैसे होगा। इसके लिए स्ट्रैटेजी तैयार करने का काम होता है स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का। देखो इसके अलावा स्टेट सैनिटेशन स्ट्रैटेजी, जो स्टेट एक सैनिटेशन स्ट्रैटेजी तैयार करेगी अंडर द नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी,
नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी, इस पॉलिसी के तहत मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एक स्ट्रैटेजी तैयार करेगी। सिंपल याद रखो कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी में जितनी भी चीज़ें आएंगी, जैसे पहला क्या हो गया अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, दूसरा है नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, इन सभी का काम है बेसिकली अर्बन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए स्ट्रैटेजी तैयार करना। अब आ जाओ, अब मेन मुद्दा हमारे सामने है, वो है मैनेजमेंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। क्या है मैनेजमेंट, और ये वीवीआई है। वीवीआई क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो इसमें पहला क्या हो गया, ये मैं हमने आपको पहले दूसरे वीडियो में आप देखोगे जो सॉलिड वेस्ट की क्लास है उसके पहले दूसरे में, तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे डिटेल में बताई हुई हैं, लेकिन फिर से यहाँ पे हम देखते हैं इसको। द वेस्ट कलेक्शन, segregation, storage, transportation and the processing and the disposal facility to be set up by the municipal authority on their own through an agency or an operator of a facility shall fulfill the following specification and standards। कौन कौन से वो standards हैं? The safe collection and segregation of municipal solid waste into biodegradable and non-biodegradable components। ठीक है, पहला काम तो होता है कलेक्शन, सबसे पहले कलेक्शन होता है। स्टेप वाइज मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन कौन से प्रोसेस से हम फॉलो करते हैं। पहले कलेक्शन हो गया, उसके बाद सेग्रीगेशन करते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट या ट्रांसपोर्टेशन होता है, और फिर लास्ट में लैंड फिलिंग होती है, लास्ट प्रोसेस होता है। तो ये सब मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताई हुई है, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हो। तो पहला हो गया सेफ कलेक्शन और सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन किस चीज़ में? तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में और नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स को अलग अलग करने का काम करना है। उसके बाद सेकंड जो स्टैंडर्ड है उसको देखते हैं। हॉर्टिकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन और डेब्रीज और डेयरी वेस्ट शैल बी सेपरेटली कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड ऑफ इन अकॉर्डेंस विथ द बाई लॉ एंड नॉट टू बी मिक्सड विथ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। अब ये हो सकता है वीवीआई। वीवीआई कैसे हो सकता है? तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में किस चीज़ को मिक्स नहीं करना है। तो यहाँ पे हो गया हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बता दो हॉर्टिकल्चर क्या होता है। आई थिंक ये आपको साइंस की प्लेलिस्ट में जाओगे, ठीक है, साइंस की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे बहुत सारी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ऑलमोस्ट 40 to 45 वीडियोस हैं जो प्रैक्टिस सेट के ऊपर हैं, ठीक है। ये तो आप ज़रूर कीजिएगा क्योंकि साइंस हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस समझते रहोगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में तुरंत आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप जो फर्स्ट बायोलॉजी की वीडियो देखोगे, मैं लिंक शेयर कर दूंगी आपको, आप देख लेना, लिंक मैं टेलीग्राम में दे दूंगी, आप उसे देखोगे तो वहाँ पे आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ बायोलॉजी वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। बोटनी किसे कहते हैं, जूलॉजी किसे कहते हैं, हॉर्टिकल्चर क्या होता है या एग्रीकल्चर क्या होता है, ये सभी कुछ वहाँ पे डिटेल में मिल जाएगा। तो जिन लोगों को भी ये सब नहीं पता है वो प्लीज़ साइंस की प्लेलिस्ट जरूर विजिट करना। चलो आगे देखते हैं। कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन डेब्रीज या डेयरी वेस्ट। डेयरी वेस्ट आप समझ रहे हो, जो डेयरी फार्म वगैरह होता है उससे जो भी वेस्ट निकलता है उसको मिक्स नहीं करना है, ठीक है, सबको अलग अलग रखना है। कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन ये सब क्या होता है हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अगला है म्युनिसिपल अथॉरिटी शैल आइडेंटिफाई स्टोरेज स्पेसेस सच एज मटेरियल्स रिकवरी फैसिलिटी एज appropriate for segregation of municipal solid waste and storage facility to be set up by the municipal authority shall be so designed that the municipal solid waste stored are not exposed to open atmosphere and shall be user friendly। अब इसका क्या मतलब है समझ लो। जो म्युनिसिपल अथॉरिटी है वो जब कलेक्शन करेंगे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का तो उसको सेग्रीगेट करने के लिए ऐसे जगह पे रखना ज़रूरी है जहाँ पे वो ओपन एरिया में ना हो, एटमॉस्फेयर को इससे कोई हानि ना हो, यूजर फ्रेंडली हो, मतलब जो लोग भी कलेक्ट कर रहे हो उनको भी कोई हार्म ना पहुँचता हो, आसपास रहने वाले लोगों को भी कोई हार्म ना पहुँचे। तो उसके लिए स्टोरेज स्पेस आइडेंटिफाई करने का काम म्युनिसिपल अथॉरिटी का है कि वो अपने एरिया में एक ऐसा स्पेस आइडेंटिफाई करे जहाँ पे इन सभी चीज़ों को वो स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें से मटेरियल रिकवरी करने का काम, सेग्रीगेशन करने का काम, ये सभी काम म्युनिसिपल अथॉरिटी का है।
अगला है स्टोरेज फैसिलिटी। स्टोरेज फैसिलिटी में हो गया क्या, बिन्स शैल हैव इजी टू ऑपरेट। जितने भी डस्टबिन्स, बिन्स का मतलब हो गया डस्टबिन्स, जितने भी डस्टबिन्स हैं वो इजी टू ऑपरेट, काफ़ी आसानी से ऑपरेट होने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा रख दें कि फिर अब उसमें से हम कचरा उठा ही ना पाएँ, ठीक है, और उसमें भरता चला जाए, या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतना छोटा रख दें कि उस एरिया के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उसमें कचरा ना भर पाए और उस आसपास में सारे कचरे फेंक दें, ठीक है। तो ये होना चाहिए इजी टू ऑपरेट, डिज़ाइन फॉर हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ऐसा होना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो। बीन्स फॉर स्टोरेज ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शैल बी पेंटेड ग्रीन। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो गया इम्पोर्टेंट, क्या, जिसमें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हो, क्या होता है ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में। इसका जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल का पहला वीडियो देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा इन सभी का डिफिनीसन, ठीक है, ये ऊपर हमने देखा ही था। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए कौन सा डस्टबिन होना चाहिए, तो ग्रीन पेंट का, उसके ऊपर ग्रीन पेंटेड होना चाहिए, ठीक है। स्टोरेज ऑफ रिसाइक्लेबल वेस्ट शैल बी पेंटेड वाइट। जिनका भी रिसाइकल किया जा सकता है वैसे म्युनिसिपल वेस्ट का जो डस्टबिन होना चाहिए वो वाइट कलर का होना चाहिए। एंड दोज फॉर स्टोरेज ऑफ अदर वेस्ट शैल बी पेंटेड ब्लैक। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए। अब ये तीनों क्वेश्चन में से कोई भी आ सकता है, तो याद रखना है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए ग्रीन डस्टबिन, रिसाइक्लेबल वेस्ट के लिए वाइट डस्टबिन और बाकी जितने भी अदर बच गए उनके लिए ब्लैक डस्टबिन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैनुअल हैंडलिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट शैल बी प्रोहिबिटेड। ये नहीं है कि आदमी के द्वारा आप काम करवाओ, आदमी के ऊपर बोझ नहीं डालना है। मतलब क्या होता है हमारे यहाँ, आप भी जानते हो कि जब नाली की सफाई करनी होती है, पटना में जनरली आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ कहीं भी नाली खुला रहेगा वहाँ पे कचरे जाके जमा हो जाते हैं, फिर वो नाली जाम हो जाती है। इसको साफ़ करने के लिए आदमी खुद उसके अंदर उतरता है और फिर इसको साफ़ करता है। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी इंसान जो इस कचरे में घुस रहा है उसके हेल्थ को कितना ज़्यादा असर पड़ेगा ये सोचो। तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि मैनुअल हैंडलिंग नहीं होना चाहिए, मतलब इंसान खुद अब कचरे को नहीं उठाना और ना ही उसे इधर उधर करना है, ठीक है। आप तो फेंक आ रहे हो वहाँ पे कचरा, लेकिन उसको उठाने के लिए अगर किसी इंसान का इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत गलत है। तो ये प्रोहिबिटेड है, ऐसा नहीं करना है। प्रोवाइडेड दैट इन केस अनअवॉइडेबल ड्यू टू कॉन्स्ट्रेंट्स मैनुअल हैंडलिंग शैल बी कैरीड आउट अंडर प्रॉपर प्रिकॉशन विथ ड्यू केयर ऑफ सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हैंडलिंग का काम करना है। अगर मान लो ऐसा है कि बहुत कम कचरे हैं, उनको मैनुअली हैंडल किया जा सकता है तो वो भी करना है प्रॉपर प्रिकॉशंस लेकर। ऐसा नहीं हो कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको कोई हार्म होना चाहिए। चलो अगला रूल क्या है, द लैंडफिल साइट में प्रोवाइड एन एप्रोप्रिएट फैसिलिटी फॉर रिमूविंग एनी रिसाइक्लेबल मटेरियल, ठीक है। लैंड फिलिंग जहाँ पे हम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि हम सारे सब्सटेंस को ले जाके वहाँ पे डंप कर दें। डंपिंग तभी करेंगे जब वहाँ पे मतलब रिसाइक्लेबल मटेरियल जो है उसको रिमूव करने की एप्रोप्रिएट फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल हो। लैंडफिल साइट ऐसा होना चाहिए। लैंड फिलिंग ऑफ मिक्स्ड वेस्ट शैल बी अवॉइडेड अनलेस इट इज़ फाउंड अनसुटेबल फॉर वेस्ट प्रोसेसिंग। पहली बात कि मिक्स्ड वेस्ट रखना ही नहीं है, सभी वेस्ट को अलग अलग रखना होता है। तो लैंड फिलिंग भी मिक्स्ड वेस्ट का नहीं करना है, अवॉइड करना है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वेस्ट मिक्स ना हो, पर कोशिश करनी चाहिए कि लैंड फिलिंग मिक्स्ड वेस्ट का ना हो। क्योंकि मिक्स्ड वेस्ट का अगर होगा, मान लो बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिक्स कर दी गई हैं, तो लिक्विड सॉलिड सब कुछ मिक्स्ड है इसमें, तो इसमें बहुत सारे केमिकल जनरेट होंगे और फिर वो केमिकल्स धरती में नीचे जाके ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करेगा। इसमें से कुछ गैसेस निकलेंगी जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करेगा। ये आसपास का जो एरिया होगा उसको भी पॉल्यूट करेगा। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए मिक्स्ड वेस्ट को एक जगह रखने पे। अब देख लो अगला है, द लैंडफिल शैल ओनली बी परमिटेड फॉर नॉन यूजेबल, नॉन रिसाइक्लेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन रिएक्टिव इनर्ट वेस्ट। क्या है,
तो लैंड फिलिंग उन्हीं वेस्ट का करना है जिसका हम फिर से कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जिसका रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन रिएक्टिव है। यहाँ पे ध्यान दो, नॉन रिएक्टिव, रिएक्टिव को नहीं रखना है। और अदर वेस्ट सच एज रेसिड्यू ऑफ वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी। वेस्ट प्रोसेसिंग कहने का मतलब है कि जो रिसाइकल में चला गया है तो हमने उससे रिसाइकल करने के बाद भी जो वेस्ट बचता है उसे हम कहते हैं रेसिड्यू ऑफ वेस्ट प्रोसेसिंग नेचर, as well as pre-processing rejects from waste processing facility and like nature, provided that effort shall be done by the municipal authority or operators utilizes inert waste for making bricks, pavement blocks, construction blocks, non-recyclable plastics and other incinerable waste for co-incineration in cement kilns or any high temperature furnaces or manufacture of door panels and the like nature so and burden of landfill। सिंपल वे में मैं आपको समझा देती हूँ, बहुत ही आसान तरीके से समझा रही हूँ। जो कचरा हमने यहाँ फेंका उसमें से रिसाइक्लेबल मटेरियल को चूज कर लेना है, लेकिन सारे जब मटेरियल चूज करके जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सबका रिसाइकलिंग हो पाए। रिसाइकल करने के बाद भी कचरे जनरेट होते हैं, तो कुछ प्री रिसाइकल सब्सटेंस भी वेस्ट के फॉर्म में आएंगे और कुछ रिसाइकल करने के बाद भी वेस्ट बनेंगे। तो इन सभी वेस्ट को लैंडफिलिंग के लिए ले जाना है, ऐसा नहीं कि पहले ही लेके चले जाना है, ठीक है। इसके अलावा हमें कोशिश करनी है कि इसमें से मैक्सिमम चीज़ें जो है जो इस्तेमाल हो जाएँ। अभी आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में भी आपने पढ़ा होगा, जो बेंगलोर है उसमें ऑलमोस्ट 40 से 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर के आसपास रोड जो बना है वो कचरे के प्लास्टिक से बना है। प्लास्टिक का इस्तेमाल करके, कचरे में जो प्लास्टिक फेंक दिया गया है उसका इस्तेमाल करके ये रोड तैयार किया गया है। तो इस तरह की चीज़ों में हमें कचरे का इस्तेमाल कर लेना है ताकि वो उसका इस्तेमाल हो सके और प्लस इन्वायरमेंट को भी कोई असर ना पड़े, और कम से कम, जितना कम हो सकता है उतना कम लैंड फिलिंग के लिए ले जाए। पर इसके अपोजिट होता क्या है, जितना भी कचरा जनरेट होता है सभी का सभी उठाते हैं, सीधे ले जाके लैंड फिलिंग कर देते हैं, पर ये नहीं होना चाहिए, ये रूल है, ठीक है। अब चलो आगे देख लेते हैं। टू इंश्योर दैट कंपोस्ट और एनी अदर इन प्रोडक्ट शैल कंप्लाई विथ standards as specified in schedule 2 and ensure that damage is caused to the environment during this process। अब जो कंपोस्ट बना है, कंपोस्टिंग करते हैं ना, जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं या सिंपली समझ लो कि जो डेयरी प्रोडक्ट हो गए जैसे कि गोबर हो गया, तो उनसे कंपोस्ट तैयार किया जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस तैयार किए जाएं जो इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे, ठीक। टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग ऑल स्टेक होल्डर्स अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी स्टॉक होल्डर्स हैं, मतलब मान लो हमारी कोई कंपनी है, तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि हम कम से कम वेस्ट जनरेट करें जिससे इन्वायरमेंट को कम अफेक्ट हो, इन्वायरमेंट कम अफेक्टेड हो, जो पीपल काम कर रहे हैं वो कम अफेक्टेड हो। जैसे बहुत सारे केमिकल फैक्ट्रीज आप देखते हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा जनरेट होता है, ठीक है। बहुत सारे केमिकल्स वहाँ पे जनरेट होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाते हैं इन्वायरमेंट को भी और ह्यूमन हेल्थ को भी। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अवेयरनेस फैलाना है लोगों को ताकि वो सुरक्षित रह सकें। टू इंश्योर दैट द जनरेटर ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट अवॉइड लिटरिंग डिलीवर्स द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट टू authorized agency or waste pickers as notified by the municipal authority and open burning of municipal solid waste is not permitted। अब ऐसा नहीं हो, जनरली आप देखते होंगे हमारे घर के आसपास जो शॉप होते हैं उनमें से जो भी कचरा निकलता है उन शॉप से, उसको वो एक जगह जमा करते हैं और उसमें आग लगा देते हैं, उसको जला देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ये गलत है, ठीक है, ये नहीं करना है। ये रूल में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि बर्निंग नहीं होनी चाहिए, ओपन बर्निंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये आपको क्या करना है, जमा करके जो म्युनिसिपल अथॉरिटी है या जो भी एजेंसी वहाँ पे कचरे को उठाने का काम करती है उसको ये हैंड ओवर कर देना है, उसको दे देना है। ऐसा नहीं कि आप खुद से कचरे को जलाने या उसका गलत इस्तेमाल करने लगो, ठीक है। द बायोमेडिकल वेस्ट, इंडस्ट्रियल हजारतस वेस्ट एंड ई वेस्ट शैल नॉट बी मिक्सड विथ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना है, क्या, बायोमेडिकल वेस्ट, इंडस्ट्रियल हजारतस वेस्ट और ई वेस्ट, इनको मिक्स नहीं करना है किसके साथ, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के साथ। सच वेस्ट शैल फॉलो द रूल्स
सेपरेटली स्पेसिफाइड फॉर द पर्पस। उनके लिए अलग अलग रूल्स हैं और उनको उस रूल्स को फॉलो करना है। तो ये हो गए कुछ रूल्स। अब आगे देख लेते हैं और क्या है। द म्युनिसिपल अथॉरिटी शैल इनकॉर्पोरेट द सेड रूल्स इन द म्युनिसिपल बाय लॉ ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज। जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं उसमें जो भी म्युनिसिपल अथॉरिटी है उसके बीच मतलब जो लॉ बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग बातचीत होनी चाहिए। ठीक है। द म्युनिसिपल अथॉरिटी शैल इनकरेज द यूज ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट बाय एडॉप्टिंग सुटेबल टेक्नोलॉजी। सुटेबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को यूज कर लेना है, इसके यूज को एनकरेज करना है, विच में इंक्लूड्स कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, एनारोबिक डाइजेशन। इन सभी का डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। विद और विदाउट एनर्जी रिकवरी, को इंसिनरेशन और कम्बिनेशन ऑफ सच टेक्नोलॉजी एज अप्रोप्रिएट टू मेक यूज ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एज टू मिनिमाइज बर्डन ऑन लैंडफिल। लैंड फिलिंग का जो बर्डन है उसको मिनिमाइज करने के लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम सॉलिड वेस्ट का इस्तेमाल करके कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं या उसको एनारोबिक डाइजेशन में ले जा सकते हैं जिससे कि लैंड फिलिंग के ऊपर बर्डन कम हो सके। ठीक है। The municipal authority or the operator, as the case may be, intending to use any other new technology may approach the स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। देखो नया जो भी टेक्नोलॉजी है हमने पहले ही देख लिया था कि न्यू जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है उसके लिए ज़रूरी है कि हम स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कंसल्ट करके उसको वेरीफाई करा ले। जब ये रिव्यू करेंगे, इसको वेरीफाई कर देंगे, तभी उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। ठीक है। और उसमें सारे स्टैंडर्ड स्पेसिफिक जो भी सीपीसीबी के द्वारा बनाया गया है, जो भी नॉर्म्स बनाए गए हैं, उसको उस अथॉरिटी को देखना है। द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी एज द केस मे बी मे अप्रोच सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉर गेटिंग स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड। अब मान लो हमारे एरिया में हमें किसी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, स्पेसिफिक रूल की ज़रूरत है, तो उसके लिए स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी के पास जाएगी और उनसे कहेगी कि हमारे एरिया में इन चीज़ों की ज़रूरत है या इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो वो उसे प्रोवाइड करेंगे। द एग्जिस्टिंग डंप साइट्स विच आर नॉट इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट्स shall be closed down and scrapped as per the provision of the rule। अब देखो जो पहले से डंप साइट्स बने हुए हैं, अगर वो इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट्स नहीं हैं, मतलब उसको ऐसा तैयार नहीं किया गया है जिससे कि रिसाइकलिंग किया जा सके या वेस्ट को वहाँ पे डिकम्पोज करना आसान हो, डिकम्पोजिशन आसान हो, तो वैसे एरिया को क्लोज कर देना है या फिर बंद कर देना है। ठीक है। ये रूल्स में ये प्रोविजंस हैं कि उसको हम कैसे बंद कर सकते हैं। द न्यू साइट्स फॉर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी शैल बी इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजन ऑफ प्रपोज्ड रूल। नया साइट वैसे ही चूज करना है जो रूल में मेंशन्ड है। The transition time for closing of such existing facility and operation of new facility shall be decided by the municipal authority in consultation with the state urban development department। ठीक है। ट्रांजिशन टाइम फॉर क्लोजिंग ऑफ सच एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, मान लो किसी फैसिलिटी को दिया गया है, तो ये हमने कल ही देखा था कि वो एक फिक्स्ड टाइम के लिए दिया जाता है, तो हो सकता है कि उसको क्लोज कर दे या फिर उसका रिन्यूअल कर दे, तो रिन्यूअल हो सकता है या फिर क्लोजिंग टाइम, तो ये डिपेंड करता है स्टेट अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर। अब देख लो स्टेट लेवल एडवाइजरी बॉडी कौन कौन सी है। आगे आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। इससे जब भी कोई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अभी आप देख रहे होंगे कि सिर्फ एक ही वीडियो आ रही है दिन में, पर हो सकता है कि आगे चल के और भी वीडियोज़ आने लगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का डेट हमें नहीं पता है कि कब एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे ही एग्ज़ाम का डेट क्लियर होगा तो वीडियोज़ की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो भी अप्रोप्रिएट चीज़ें होंगी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी, वो सभी हम करेंगे। ठीक है। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। चलो आगे देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट और यूनियन टेरेटरी शैल कंस्टिट्यूट ए स्टेट लेवल एडवाइजरी बोर्ड। ये तो गवर्नमेंट और स्टेट और यूनियन टेरेटरी की बात हो गई कि स्टेट और यूनियन टेरेटरी के जो भी गवर्नमेंट हैं उनको स्टेट लेवल एडवाइजरी बोर्ड बनाना ज़रूरी है। The body shall be constituted by
अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। दो स्टेट लेवल एडवाइजरी बॉडी है, उसको कौन बनाता है? अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि स्टेट लेवल एडवाइजरी बॉडी किसके द्वारा कंस्टिट्यूट की जाती है, किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया जाता है। द कंस्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेवल एडवाइजरी बॉडी शैल बी एज गिवन बिलो। अब ये क्या क्या हो सकता है? तो हो सकता है पहला सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, इसमें क्या हो सकता है? चेयरपर्सन, इसको एक्स ऑफिसियो भी कहते हैं, चेयरपर्सन या एक्स ऑफिसियो। तो ये सेक्रेटरी होता है डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है। अगला हो गया वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच स्टेट गवर्नमेंट, द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, मेंबर एक्स ऑफिसियो, ठीक है। ये एडवाइजरी बॉडी में ये सारे मेंबर्स होने चाहिए। वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम दी CPCB और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जोनल ऑफिस, मेंबर और एक्स ऑफिसियो, ठीक है। वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कमेटी, मेंबर और एक्स ऑफिसियो। 3 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द अर्बन लोकल बॉडीज एंड 3 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और सिविल सोसाइटी वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट। अब देख लो ये सारे के सारे होते हैं किस चीज़ में? तो एडवाइजरी बॉडी, जो स्टेट लेवल एडवाइजरी बोर्ड बनेगा उस बोर्ड में कौन कौन से मेंबर होंगे? तो उस बोर्ड में एक तो सेक्रेटरी होगा जो कि डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का होगा, ठीक है। एक रिप्रेजेंटेटिव होगा किसका? स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा वहाँ पे, ठीक है। और किस डिपार्टमेंट का? तो इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव स्टेट गवर्नमेंट का, प्लस एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा CPCB का, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो जोनल ऑफिस है, जोनल मतलब हर एक स्टेट के, मतलब हर एक जोन में एक CPCB की ऑफिस होगी और उसका एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, ठीक है। इसके अलावा एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या जो भी पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी है। देखो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया स्टेट में और पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी होती है यूनियन टेरेटरी में, ठीक है। तो इसका अगर यूनियन टेरेटरी है तो पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी का एक मेंबर होगा, या अगर स्टेट है तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक मेंबर होगा, प्लस 3 रिप्रेजेंटेटिव होंगे अर्बन लोकल बॉडी का। अर्बन लोकल बॉडी में आप जानते ही हो म्यूनसिपाल्टी हो गया और पंचायत वगैरह हो जाते हैं, मतलब नगर निगम, नगर पंचायत, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको हम कहते हैं अर्बन लोकल बॉडी। तो इसके 3 रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। 3 रिप्रेजेंटेटिव किसके होने चाहिए? नॉन NGOs के, ठीक है। इसका बोर्ड इतने सारे लोगों से तैयार होता है। इसके अलावा सिविल सोसाइटी वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट, इसके भी रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। तो ये 3 रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए किसके? NGO के, जो कि एनवायरनमेंट या वेस्ट मैनेजमेंट के फील्ड में काम कर रहे हों। तो कितने लोग हो गए? एक एक करके देख लेते हैं। हो सकता है कि पूछ दे कि कितने मेंबर होते हैं स्टेट लेवल एडवाइजरी बॉडी में। तो एक तो हो गया सेक्रेटरी, ठीक है, दूसरा हो गया स्टेट गवर्नमेंट का, तीसरा हो गया CPCB का। तो कितने हो गए? 1 2 3, यहाँ पे ये हो गया 4 और 3 7 और 3 10। तो टोटल 10 मेंबर्स का, 10 मेंबर्स का एडवाइजरी कमेटी बनता है हर एक स्टेट में, जो कि ये काम देखता है कि सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब आगे देख लो, द स्टेट लेवल एडवाइजरी बॉडी शैल मीट एटलीस्ट वंस इन ए ईयर टू रिव्यू ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2013। देखो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि स्टेट लेवल एडवाइजरी बॉडी की मीटिंग एक साल में कितनी बार होनी चाहिए? तो एटलीस्ट एक बार जरूर होनी चाहिए, एटलीस्ट वंस इन ए ईयर, एक साल में एक बार इनकी मीटिंग होनी चाहिए ताकि ये सभी रिलेटेड चीज़ों को देख सकें। The copies of review reports shall be forwarded to all the prescribed authorities under these rules for necessary action। जितने भी prescribed authority हैं, prescribed authority और उनके functions हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पिछले वीडियो में जाओगे तो आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से prescribed authority हैं और उनके क्या ड्यूटीज़ हैं।
ठीक है। तो ये रिव्यू रिपोर्ट क्या है, एडवाइजरी बॉडी जो है ये रिव्यू रिपोर्ट किसको भेजती है, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो एडवाइजरी बॉडी है स्टेट की, वो अपना रिव्यू रिपोर्ट, सिंपल समझो एनुअल रिव्यू रिपोर्ट, एनुअल क्यों, क्योंकि इनकी एक साल में एक ही बार मीटिंग होती है, एटलीस्ट, अगर ज़रूरत पड़ी तो और भी हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट एक बार इनकी मीटिंग होती है, ठीक है। तो एनुअल रिपोर्ट ये किसको भेजते हैं, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को, और वो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी फिर अपना नेसेसरी एक्शन लेते हैं, क्या ज़रूरी है। The body shall also advise the government or state or union territory as the case may be and also the prescribed authority on the matter related to implementation of these rules. एडवाइजरी बॉडी है तो ऑब्वियसली इसका मेन फंक्शन यही होगा, एडवाइस देना, ठीक है। एडवाइजरी बॉडी है तो एडवाइस देना, किसको देना, तो स्टेट गवर्नमेंट को या जो यूनियन टेरिटरी है उसको, या फिर जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है उनको भी ये एडवाइस दे सकते हैं। द स्टेट लेवल एडवाइजरी बॉडी में को ऑप्ट एक्सपर्ट्स एज नेसेसरी, वो कुछ एक्सपर्ट्स को भी अपने साथ रख सकते हैं अगर ज़रूरी पड़े। एक्सपर्ट्स मतलब वैसे लोग जो टेक्नोलॉजी को जानते हैं या जो वेस्ट मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से समझते हैं, वो लोग को ये अपने साथ रख सकते हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको आज बता दी हैं। अगले दिन हम देखेंगे एनुअल रिपोर्ट क्या होता है और उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, एक्सीडेंट रिपोर्ट क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे स्पेसिफिकेशन फॉर लैंडफिल साइट्स, ठीक है। अभी काफ़ी कुछ इसमें बचा हुआ है पढ़ने को, एक एक करके हम सब कुछ देखते हुए चलेंगे, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, ये सब कुछ सिलेबस में है, इसीलिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगले दिन हम ये सब देखेंगे। आई होप आज की वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर कमिंग एंड वॉचिंग लाइव। थैंक यू सो मच।